बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी रीडर में कदर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं अपने नावल की एपिसोड 2 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा क्योंकि ये नावल आपको कहीं और पे मिलने वाली नहीं है और ऐसी स्टोरी को मिस करना बनता नहीं है। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको एपिसोड पसंद आती है, मेरी वॉइस पसंद आती है, आपको राइटर के लिखने का अंदाज पसंद आता है, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नॉवल नेम कल्बे सर इस कलम उर्दू नॉवल्स आर्chiव एमी राइट्स। ओके, तो नॉवल है रूड हीरो बेस्ड, रिवेंज बेस्ड, रेप्ड बेस्ड, कॉमेडी बेस्ड तो ऑब्वियसली है ही। उसके बाद है एज डिफरेंस बेस्ड, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड और ये चीज़ें हम सबको पसंद है। डेफिनेटली हम सबको पसंद है। होपफुली आप लोगों को लास्ट एपिसोड पसंद आई होगी इसकी। अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड को बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, लाइक कमेंट करके मुझे बताया करो ना यार, फर्स्ट जब कोई लिखता है ना, फर्स्ट टाइम लिखता है तो उसे अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी ओवर अंदर के जज्बे को और उभारे और अच्छे तरीके से लिखे। सो अप्रिशिएट तो करें ही करें, मगर उसके साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं भी कि आप लोगों को लग कैसा रहे। तो वैसे भी कमेंट बॉक्स में एक चैटिंग वगैरह करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ईमान अपनी गाड़ी को इस्लामाबाद की सड़कों पर दौड़ाते हुए F11 के मरकज़ में दाखिल हुई थी। गाड़ी में फुल वॉल्यूम के साथ टाइलर सॉफ्टवेयर का गाना क्रोल समर बज रहा था। इस वजह से वो बजते हॉर्न की आवाज़ ना सुन सके और पूरी कुव्वत से एक बड़ी सी सियाह गाड़ी को टक्कर दे मारी। ओ तेरी ज़बान को दाम तो दलित भाई बाप अपने इस सरंजाम दिए कारनामे को देख रही थी। कारनामा इतना छोटा भी ना था। अपनी इस छोटी सी गाड़ी से इसने बड़ी गाड़ी के बम्पर का काम तमाम कर दिया था। इससे पहले कि वो गाड़ी रिवर्स करके भाग निकलती, इस बड़ी सी काली गाड़ी में से एक शख्स ब्लू पैंट और वाइट टी शर्ट में मलबूस कहर बरसाती निगाहों से इसे देखता बाहर निकला। इसने पहले अपनी गाड़ी के बम्पर को देखा और फिर मुठ्ठियां बेंचियां जब से बेंच कर वो चलता हुआ ईमान की तरफ आया और शिद्दत से साइड विंडो स्क्रीन बजा डाली थी। आलतू जलालतू आई बुला टालतू आलतू जलालतू आई बुला टालतू मुसलसल मुंह में बड़बड़ाती साइड मिरर नीचे करी जहाँ पर वो शख्स अपने हाथ बांधे खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रहा था। हेलो। ईमान ने शर्मिंदगी भरे चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए व्हाट इज़ दिस? इस शख्स ने जब से दांत पीसते अपनी गाड़ी के टूटे बम्पर की तरफ हाथ की उंगली से इशारा किया। इसका गुस्सा इस सातवें आसमान पर था। यकीनन मुकाबिल अगर औरत ना होती तो अब तक हशर बिगाड़ डालता। दिस इज़ अ माइनर इंसिडेंट। ईमान ने शोहर से जवाब दिया जिसे कोई अजीम कारनामा सर अंजाम दे दिया। शट अप यू। वो दहाड़ता हुआ कुछ गैर मुनासिब बोलते बोलते रह गया था। इसकी आवाज़ की शिद्दत इतनी थी कि पल में इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने भी अपने काम छोड़ते चौंक कर इसे देखा था। जब हॉर्न बजा रहा था तो क्यों ठोकी गाड़ी? वो शख्स इंतहाई इज़्ज़त से बात कर रहा था जो ईमान के इसके चेहरे से वाज़ेह हो गया था। आग बरसाती आंखें और तने नकूश एक लम्हे को ईमान का दिल कांपा था। वो आई एम सॉरी, मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं आपका नुकसान पूरा कर देती हूँ ना, बताएं कितना हुआ? ईमान ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में इसकी गाड़ी को देखते हुए कहा। ओह! बीबी, जब दिखाई नहीं देता तो घर बैठो ना, सड़क पर क्या कर रही हो? इस शख्स का पारा ईमान की बात सुनकर और चढ़ गया। जानती भी हो, अभी-अभी न्यू गाड़ी खरीदी मैंने। अभी शोरूम से लेकर निकले ही था कि तुमने ठोक दी। ओह! ओह! सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज़ नुकसान बताइए, मैं असाला कर देती हूँ ना आपके नुकसान का। ईमान अब वाक़ई शर्मिंदा थी। तो मुझे ज़रा अपना लाइसेंस तो चेक करवाओ ना पहले, नुकसान फिर भरना। वो इंस्पेक्शन करने वाले अंदाज़ में बोला। एक्सक्यूज़ मी, लाइसेंस क्यों दिखाऊँ? कहा ना पैसे ले लें और जाएँ। ईमान को इसका लाइसेंस माँगना आसान नागवार गुज़रा था। जब वो चाह रही थी कि पैसे दे दिलाकर मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाए, तो वो शख्स वहाँ इसके सर पे चढ़ रहा था। आई सेड गिव मी योर ड्राइविंग लाइसेंस। अब की बार वो गुस्से से घुराया। नहीं है मेरे पास, जो करना है कर लो। जब कह रही हूँ कि बात खत्म करो तो क्यों सर पे चढ़कर पुलिस वालों की तरह तफ्तीश कर रही हो? अब की बार ईमान का ज़ब्त भी जवाब दिया गया। इसका पारा चढ़ गया था। वो गुस्से से अपनी गाड़ी में से निकली और सामने खड़े शख्स पर बरस पड़ी। जी सही समझिए, आप पुलिस ऑफिसर ही हो। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा जी, अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं तो मैं क्वीन एलिज़ाबेथ हूँ। ईमान ने इसकी बात को मज़ाक में उड़ा दिया क्योंकि लुक से वो कहीं से भी पुलिस वाला नहीं लग रहा था। ईमान के नज़दीक एक पुलिस वाले की लंबी-लंबी मूंछें होती और टोन तो लास्ट में निकली होती और सबसे बढ़कर वो यूनिफ़ॉर्म में होता, मगर वो तो अच्छा ख़ासा हैंडसम दिखाई दे रहा था। देखिए मोहतरमा, आप मुझे अच्छे घर की लगती हैं, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। बराए करम आप अपने घर में से किसी फ़र्द को बुलाएँ। वो शख्स ईमान को सर पैर जाँचता गोया हुआ था। जी, मैं अच्छे घर की ही हूँ और बेहतर होगा कि मामला हम आपस में ही हल कर लें। अब मैं घर वालों को बुलाऊँ इतनी छोटी-सी बात के लिए? छोटी बात नहीं है। आपने मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी ठोकी है मोहतरमा, ऊपर से लाइसेंस भी नहीं है आपके पास। और आप कह रही हैं कि ये छोटी बात है। आप जैसे अमीरज़ादों के लिए होती होगी छोटी बात। मैंने बड़ी मेहनत से ये गाड़ी ली थी। ईमान की बात सुनकर इस शख्स का मीटर शॉर्ट हुआ था। आखिर ये औरतें भी क्या चीज़ होती हैं? बड़ी बात इनको छोटी लगती है जबकि हर छोटी बात का बतंगड़ बनाकर बड़ा कर लेती हैं और फिर इस पर वो उद्यम मचाती हैं कि सामने वाले का सर घूम जाए। वो शख्स बस सोच कर ही रह गया। ओह!
अच्छा करती हूँ कहा, सब्र करे। इतना कह के ईमान ने फ़ोन निकाला और लाला नाम से सेव नंबर पर कॉल मिलाई थी। थोड़ी देर में बिलाल वहाँ पहुँच गया था। क्या हुआ मानो? बिलाल परेशानी में इसी जानिब आया था। भाई एक्सीडेंट हो गया मगर मैंने जानबूझकर नहीं किया। ईमान ने सामने खड़े शख्स की तरफ गाड़ी का इशारा करते ऐसा मुँह बनाया जैसे दूध पीता बच्चा हो। वो शख्स इसके अंदाज़ पे हैरान हुआ। अब भी कैसे बिखरी हुई शेरनी लग रही थी और अब देखो इसे, वो बस सोच कर रह गया। बिलाल ने पहले गाड़ी को देखा जिसका हशर हुआ पड़ा था और फिर साथ खड़े शख्स को। दोनों की नज़रें मिलते ही हैरान करे। अरे तू कैसा है यार? बिलाल ने हैरानी से सामने खड़े शख्स से पूछा। मैं फिर तुम कैसे हो? मुझे छोड़, ये बता कि इसने तुम्हारी गाड़ी को ठोका है क्या? वो दोनों अब एक दूसरे को जप्फी डाले में ही रहे थे जब ईमान को गंग नज़रों से इन दोनों को देख रही थी। हाँ, ये अब वो शख्स वालिया नज़रों से कभी बिलाल को देखता तो कभी इस लड़की को। ये बहन है मेरी सबसे छोटी। बिलाल इसके चेहरे के तासार समेटते हुए गोया हुआ। आई एम सो सॉरी, इसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। तू बता कितना हुआ है? मैं अभी कर दूँगा पे। बिलाल ने शर्मिंदगी से कहा, नो, नो इट्स ओके, अब तुझसे थोड़ी ना पैसे लूँगा। वो शख्स मुस्कुराया। आप लोग एक-दूसरे को जानते हैं? ईमान जो पीछे दीदे फाड़े कब से इन दोनों को देख रही थी। ईमान में आए सवाल पूछ डाला। हाँ, ये मेरा यूनिवर्सिटी फेलो है ज़मान। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ ज़मान। अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हैं? इट्स ओके। इंस्पेक्टर ज़मान ने भी दोस्ती का भरम रखा। काफ़ी देर बातें करने के बाद अब बिलाल और ईमान घर को रवाना हुए। बिलाल ने ज़बरदस्ती ज़मान को गाड़ी की कीमत भी अदा कर दी थी और साथ ही इससे घर का एड्रेस भी ले लिया था। ये आपका दोस्त है? ईमान ने साले नज़रों से अपने भाई को देखा। हाँ, यूनिवर्सिटी के टाइम में हम इकट्ठे रहा करते थे। फिर वो अपने गाँव चला गया और अब इसकी यहाँ पोस्टिंग हुई है। ओह! तो वो वाक़ई पुलिस ऑफ़िसर है? ईमान परेशान हुई। हाँ, क्यों? तुमने इससे कुछ कहा है क्या? बिलाल अपनी बहन की हरकतों से खूब वाकिफ़ था, इसीलिए अब इसे शक्की निगाहों से देख रहा था। जी, ईमान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। क्या कह दिया? ईमान ने बिलाल ने गाड़ी चलाते हुए एक नज़र इसे घूरते पूछा। उन्होंने मुझे बताने की कोशिश की थी, मतलब उन्होंने कहा था कि मैं पुलिस ऑफ़िसर हूँ, मुझे अपना लाइसेंस चेक करवाओ। तो मैंने भी इनको कह दिया कि अगर आप पुलिस ऑफ़िसर हैं तो मैं क्वीन एलिज़ाबेथ हूँ। सच में भाई मुझे लगा जानबूझकर कह रहे हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो सच में पुलिस ऑफ़िसर है। हुलिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ऊपर से इसने रिश्वत भी तो नहीं माँगी। बुरी बात है ईमान, हर जगह पे मज़ाक अच्छा नहीं लगता। अब की बार बिलाल ने थोड़ा डाँटने वाले अंदाज़ में देखते कहा, अच्छा सॉरी। और घर वापस आने के बाद अब शावर लेकर रूम में मौजूद बालकनी की तरफ बैठ गया। ज़हन अभी भी मुंतशिर सा था। बार-बार इस प्यारी सी लड़की का अक्स आँखों के सामने लहरा रहा था, जो ऑलिव ग्रीन कलर के कुर्ते शलवार में मलबूस पार्किंग एरिया में किसी से बराबरी पर लड़ रही थी। ऐसा पहली बार था जब वो किसी के बारे में बगैर वजह सोच रहा था, ख़ास तौर पर किसी लड़की के बारे में। इसने सर को झटका, अपने फ़ोन पर जगमगाते मैसेजेस की नोटिफ़िकेशन खोलकर चेक करने लगा। लेकिन वो हाथ नचाकर ऐसा क्या कह रही थी कि सामने वाले की हवाइयाँ उड़ गई। थोड़ी देर ही गुज़री थी कि इसका दिमाग घूम फिर कर फिर से वहीं पे जा अटका था। हद है यार! हर क्यों सोचे जा रहा हूँ मैं इतना? ना तो मैं इसे जानता हूँ, ना ही मेरा इस बात से कोई वास्ता है, तो क्यों मेरे ख़्यालों पर सवार हो रही है बार-बार फ़िज़ूल। और मैंने अपने घने से सिल्की बालों में हाथ फेरते हुए हवा में गहरी साँस खींचे सोचा। थोड़ी देर ताज़ा हवा लेने के बाद वो बालकनी की ग्लास ग्रिल बंद करते हुए अपने बेड की तरफ बढ़ा। फ़ोन साइड टेबल पर रखते हुए इसे कुछ ख़्याल आया था कि जिसके तहत वो अपनी वार्डरोब की तरफ बढ़ गया था। क्लिक की आवाज़ से वार्डरोब का दरवाज़ा खुला। सामने ही 3 बड़े-बड़े खाने थे जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफ़िस सूट लटक रहे थे, जबकि दाएँ तरफ मुख्तलिफ़ ट्रैक सूट और हुडीज़ लटक रही थी, जबकि बाएँ जानिब मुख्तलिफ़ हल्के रंगों की शलवार कमीज़ प्रेस करके लटकाई गई थी, जिनको इसने आज तक नहीं छुआ था। वार्डरोब की सीलिंग पर जलती वाइट लाइट की वजह से कपड़ों का हर रंग अंधेरे में भी वाज़ेह हो रहा था। और मैंने सर को थोड़ा हम देकर नीचे बने रैक को देखा जिसमें इसकी सारी शू कलेक्शन सलीके से सजी हुई थी। इसकी वार्डरोब को देखकर ये अंदाज़ा लगाना आसान था कि वो बहुत डिसेंट शख्सियत का मालिक था। इसकी हर शय बहुत तहज़ीब से तरतीब की दी गई थी। इसने सामने लटकते लटकते सूट्स को पलट-पलट कर अपनी पसंद का एक सूट निकाला और आने वाले दिन के लिए फाइनल करते अब जूतों से भरे रैक पर नज़र दौड़ाता। इनमें से एक सफ़ेद रंग के शूज़ पकड़ते बाहर निकाले। इसने इस सूट को लाकर बेड के वसत में रखा और शूज़ों को फर्श पर रखते देखने लगा। परफेक्ट! कल की सोशल मीटिंग के लिए इसने अपनी लुक सेलेक्ट कर ली थी। नेवी ब्लू कलर का पैंट कोट जिसके साथ वाइट टी-शर्ट थी और साथ में वाइट ही जॉगर्स। बिलाशुबा इसकी पसंद कमाल की थी। इसने आज ऑलिव ग्रीन कलर पहना था। अपने कपड़ों को देखते ही ये आवाज़ अपने दिमाग से आती सुनाई दी। अचानक वो चौंका। फिर से? अब मैं इसके ड्रेस कलर पर क्यों बोल कर रहा हूँ? इसने खुद ही पे सवाल दागा था। वो हैरान था, पहले तो कभी ऐसा ना हुआ था कि इसने किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर भी देखा हो। मगर आज भी उमर ने इस लड़की को देखा तो ना था, सिर्फ़ इसकी पुश्त ही दिखाई दी थी, मगर देखा तो था ना। इसने दोबारा खुद से कलामी की थी, क्यों देखा मैंने? हाँ, वो पूछती थी क्यों? अब वो अपनी हालत से तंग आ रहा था। इसने ड्रेस उठाकर वापस वार्डरोब में रखा और वो कमरे से बाहर निकल गया। बेचैनी से सीढ़ियाँ उतरते वो पूल एरिया की जानिब बढ़ा था। मोमिन पानी का जग लिए किचन की ओर बढ़ रहा था, जो हाली देखकर वो भरने आया था और साथ में अपनी जमाइयों को रोकते हुए मुँह पर हाथ रख रहा था। चलते हुए मोमिन की नज़र अपने बड़े भाई पर पड़ी, जो बेचैनी से लान में टहलता नज़र आ रहा था। वो पानी का जग डाइनिंग टेबल पर रखते हुए इसकी तरफ बढ़ा। भाई? हाँ, हाँ, उमर इस वक़्त अपने मुख़ातिब के जाने पर चौंका था और आवाज़ की सिमत देखने लगा, जहाँ मोमिन नज़रों में सवालिया
हैरत से दे दिख रहा था। आप क्यों मजनू की तरह इस वक़्त लान में ठहरे हैं? मोमिन ने अपने दाँत निकालते मुस्कुराते पूछा। उमर का इस पहरियों बेचैनी से लान के चक्कर काटना हिलाफत वक़्त को था, इसलिए वो हैरत से इसे देखते पूछ बैठा था, ये मुझे मजनू क्यों कह रहा है? क्या मेरी शक्ल से ऐसा लग रहा है? एक ही दिन में मैं कैसे मजनू लग सकता हूँ? मुझे कौन-सा इनसे मोहब्बत है? ना ही इतना सोचा है इसके बारे में, बस सुबह से ही तो सोच आ रही है। उमर खुद ही की सोचों से उलझा था। तुमने मुझे मजनू क्यों बोला? तंग करके इसने दिल में चुभता सवाल पूछ डाला। उमर सवाल पूछते हुए मोमिन की जाने मुड़ा, जो अब स्विमिंग पूल के पास सीढ़ियों पर बैठा था। क्योंकि आप लग रहे हैं मजनू, मोमिन ने बगैर किसी तासर के जवाब दिया। जबकि उमर इसकी बात पर मज़ीद संजीदा होता इसके पास ही बैठ गया। तो यहाँ देखो मेरी तरफ, उमर ने अपनी जानिब में तवज्जो किया। आप बताओ, क्या वाक़ई लग रहा हूँ? उमर के इस तरह परेशानी से चौकस होकर पूछने पर मोमिन को हँसी आई थी। क्या हो गया भाई? शक्ल को लेकर इतना कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं? जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। उमर माथे पर भर लाते हुए हफ़्की से बोला। मोमिन ने इसके चेहरे का ऐसा मुआयना किया जैसे कोई नजूमी हो, और फिर हल्का सा सर को हाँ में हिला दिया। कैसे? अब की बार उमर मज़ीद परेशान और हैरान होता एक और सवाल पूछ गया। कैसे? क्या क्या मतलब है? मुझे आपका चेहरा बेचैन लग रहा है तो बस लग रहा है, और ऊपर से आप ऐसे चक्कर काट रहे थे। आधी रात को जागते भी मजनू ही हैं। मोमिन ने अपनी तरफ से सुथरे दलाइल पेश किए थे। खैर, आप और किसी लड़की के प्यार में मजनू, सवाल ही नहीं पैदा होता। मोमिन ने मुँह में भड़बड़ाया। क्या कुछ कहा? नहीं, 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 कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं कहा। ओके, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। अब टहलें यहाँ पर अकेले। इतना कहकर मोमिन अपने घुटनों पर हाथ रखता उठ खड़ा हुआ। जबकि उमर वहीं पर सोचों में डूबा बैठा था। वो इस वक़्त शायद अपने इस भाई की बात पर यकीन कर रहा था, जिसकी अपनी ज़िंदगी में कोई पहला पिछला न था। वो तो यूँ ही मामूल के मुताबिक भोंगे मार के उठ खड़ा हुआ था, मगर उमर पर इसकी कही बात शायद गहरा असर कर गई थी। क्या हो गया भाई, कोई परेशानी है क्या? मोमिन उमर वैसे बैठते संजीदा बोला। हाँ, नहीं, तुम जाओ, मैं भी बस जा ही रहा हूँ। इतना कहकर उमर भी अपने से कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ, जिन पर सीढ़ियों पर बैठने की वजह से हल्की सी गर्द वाज़ेह हो रही थी। आर यू श्योर? मोमिन ने अपने भाई की अनोखी हालत को देखते हुए कहा। वो ऐसा पहली बार लग रहा था, जिसके अंदाज में कोई गैर मामूली तब्दीली आई थी, जैसे मोमिन ने महसूस किया था, मगर वो भी समझ नहीं पा रहा था। हम्म। मोमिन के पूछने पर उमर मुख्तसर सा जवाब देते इसका कंधा थपका और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। मोमिन भी कंधे उचकाता है इसी के पीछे चल दिया। वैसे भी इससे ज़्यादा देर वो संजीदा रहकर कुछ सोच नहीं सकता था, ये इसकी शख्सियत में ही शामिल नहीं था। कमरे में आकर इसने शीशे में अपने आप को भगोर देखा। क्या मैं सच में मजनू लग रहा हूँ? वो भी मोमिन के मजनू वाली बात पे अटका था। लेकिन मैं क्यों मजनू लगूंगा? मुझे कौन सा मोहब्बत ने काटा है? वो ऐसे कह रहा था जैसे मोहब्बत कोई कीड़ा हो जो इसे काट चुका हो, और इसके असरात चेहरे उमर के चेहरे पर वाज़ेह हो रहे हो। मोहब्बत का सोचती इसकी आंखों के सामने वो लड़की का साया फिर से छाया। क्यों बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही हो? अब वो चिढ़ चुका था। शीशे के सामने खड़ा खुद से सवाल पूछ डाला। इडियट! होठ को कोसता अपने आप को कंपोज करता वो बिस्तर पर जाकर लेट गया और सुबह का अलार्म सेट करते हुए आंखों पर बाजू रखे उसने आंखें मोड़ी। दिन भर की थकान होने के बायस वो जल्द ही गहरी नींद सो गया था। बिखरे बालों के साथ बेतरतीब हुई बेडशीट पर वो औंधे मुंह लेटी नींद में हराटे ले रही थी कि अचानक साइड टेबल पर पड़े अलार्म ने इसकी बेसुध हालत को देखकर शोर में जाना शुरू कर दिया। जैसे अलार्म बंद करने की नीयत से इसने हाथ बढ़ाया तो इसकी नज़र बजते अलार्म की सुइयों पर पड़ी, जहाँ पर नो बजी। ओह माय गॉड, इट्स टू लेट, इट्स टू लेट! इतना कहते वो हड़बड़ाती उठी, जल्दी से पैरों में जूता अड़ती वो वॉशरूम की तरफ भागे। थोड़ी ही देर में वो नटखट सी बालों को कर के पेंट कोट पहने अपने ऑफिस लुक के साथ तैयार वॉशरूम से नमूद आ रही थी। जल्दी में इससे अपनी हील्स की हुक टाइट की और पर्स पकड़ती हुई कमरे के दरवाज़ा खोलती बाहर की तरफ आई। इशाल इशाल नाश्ता, एक नस्वानी आवाज़ से पीछे से इसकी स्मारतों से टकराई थी। नो मॉम, इट्स टू लेट! इतना कहकर वो मुड़ती माँ को फ्लाइंग किस देती मेन दरवाजे की ओर बढ़ गई थी, जबकि फरा बेगम के बक्के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। क्या करूँ मैं इस लड़की का? मजाल है जो ये कभी कुछ खा पी कर निकले पहले उठती नहीं है और फिर ऐसे ही दौड़े लगा लेती है। वो मुंह में भड़बड़ाती हुई नाश्ता लगा रही थी। क्या हुआ मेरी प्यारी सी अम्मा जान को सुबह सुबह इतनी बेजारी? पीछे से इस शख्स ने इन्हें अपनी बाहों के हिसार मिल गया और सर पर हकीकत पर लब रखे थे। होना क्या है? ये तुम्हारी बहन, इससे मुझे तंग कर रखा है। नाश्ता नहीं करती ये लड़की और ऐसे ही भाग जाती है। फरा बेगम के दो ही बच्चे थे, एक बेटा भलाज और एक बेटी इशार। अपने शोहर के हमरा 10 साल गुजारने के बाद इनके शोहर इस जहाने पानी से कूच कर गए थे और अब वो अपनी एक बेटी और एक बेटे के सहारे कनाडा में मुकीम थी। इनका बेटा भलाज स्विट्जरलैंड में एक ही हेड ब्रांच संभाल रहा था, तभी वो कनाडा काम आता था। मगर आजकल वो भी कनाडा अपनी माँ और बहन से मिलने आया हुआ था। इट्स ओके, अम्मा जान को लेकर ले गई बाहर से वो नाश्ता। आप परेशान हो मत हो ना, चले आए, हम नाश्ता करते हैं। बिलास ने माँ को कंधे से थाम कर डाइनिंग चेयर पर बिठाया और इनके गिलास में जूस डलने लगा। फरा बेगम भी अपने बच्चों के देख देख कर जीती थी। इनके बच्चों में इनकी जान बसती थी। बकौल इनके वो अपने बच्चों की खुशियों की खातिर कुछ भी कर सकती, मतलब कुछ भी, कुछ भी। कल भी मुझे बीजान की कॉल आई, वो आपको बहुत याद कर रही हैं अम्मा जान। बेला जूस का गिलास मुंह को लगाते वहाँ से भाते हुआ। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि आप पाकिस्तान के एक चक्कर लगा ही आऊँ, बहुत अरसा हो गया बीजान से मिले। सोच रही हूँ कि इस बार इशाल को भी साथ लेकर जाऊँ। बिलास ने मुंह को उठाकर माँ को देखा। क्या वो मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी? मानना पड़ेगा इसको, बहुत कर लिया अपनी मनमानी इस लड़की ने।
मैं चाहती हूँ कि वो एक बार पाकिस्तान जाए, इसको देखे, दोनों एक बार मिल लें ताकि एक-दूसरे को समझ सकें। आगे की ज़िंदगी आसान गुज़रेगी। फ़राह बेगम इत्मीनान से गोया हुईं। क्या आपको लगता है कि दोनों राज़ी हो जाएँगे? आपने शाह से इसकी मसली पूछी? देखो, उमर तो मानता ही बीजान की बात है, इसको मनाना मुश्किल नहीं, वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है, जहाँ वो कहेंगी वहाँ मान जाएगा। और बात रही मेरी बिगड़ी औलाद की, तो इससे तो मैं एक बार बात की थी मुख्तसर सी। तो क्या कहा इसने? बिलाल ने सालिया नज़र से माँ को देखा, इनकार कर दिया। कहती है, आप जानती हैं मुझे पाकिस्तान पसंद नहीं है और मुझे पाकिस्तानी लड़के भी अच्छे नहीं लगते। ना इनकी पर्सनैलिटी होती है, ना इनमें अक्ल होती है। मैंने तो इसको समझाया कि एक बार जाकर देख लो, तस्वीर भी दिखाने की कोशिश, मगर मजाल है कि वो कोई बात सुन ले, लेकिन देखना तुम भी। इसकी शादी वहीं पर होगी। मैं नहीं चाहती कि ये अपना मुस्तकबिल यहाँ पर किसी टोमी नोमी के संग बर्बाद कर दे। देख लें अम्मा जान, जैसे आपको बेहतर लगे। बिलारिश ने तशवीश से माँ को देखा। अपनी ज़िद्दी और खुदसर बहन से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ था। अगर वो खुद भी कभी इसे कुछ कहने की कोशिश करता तो इशाल मैडम इमोशनल करने पर उतर आती। काश इसका बाप ज़िंदा होता, काश इसका भाई से एतमाद देता। और यही बातें थी जिन पे बिलाश की बात हो जाती। खुद से ज़्यादा वो अपनी माँ और बहन पे जान वारता था। जब से इसके वालिद का इंतकाल हुआ, इसने कोशिश की थी कि इशाल को बाप बन के पा सके। कभी इसने बाप की कमी महसूस ना हो। इसी वजह से वो अपनी पाकिस्तानी रवायात को फरामोश किए इसे आज़ादी की ज़िंदगी गुजारने दे रहा था। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम पाकिस्तान कब जा रहे हो? परसों निकल जाऊँगा। मैंने बुलाया, कोई बहुत बड़ी डील मिली है जिस पर डिस्कशन करनी है। चलो, अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे। फ़राह बेगम ने अपने बेटे को दुआ दी। आमीन। बस दुआ करती रहा करे कि आपका बेटा बहुत कामयाबी हासिल करे। उमर और बिलाल दोनों बिज़नेस पार्टनर होने के साथ-साथ कज़न भी थे। बिलाल उमर की फूफो का बेटा था और बचपन भी जान के पास पाकिस्तान में ही गुज़ारा था। अब भी वो कभी-कभी पाकिस्तान आया करता था। यही वजह थी कि इसे पाकिस्तान से उनसियत महसूस होती थी। मगर इस बार वो 4 साल बाद पाकिस्तान को जा रहा था। उमर वॉशरूम से निकलता अपने गीले बालों को तौलिए से रगड़ता ड्रेसिंग मिरर के सामने आ खड़ा हुआ। जल्दी से परफ्यूम का स्प्रे करते, दाएं बाएं हाथ की सफ़ेद कलाई पर स्याह घड़ी बांधी और कंघी से बाल को सेट करते एक नज़र खुद पर डाली जो रात के मुतहिब कदा सूट में इंतहाई जाजुब लग रहा था। खुद का बगौर जायजा लेते वो कमरे से निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हस्ब मबुल कंधे को हम देकर भी जान को सलाम किया और जवाब मसूल होते ही आकर अपनी नशीस पर बैठ गया। उमर बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बाबा बोले, मैं सुन रहा हूँ। जल्दी से कप में चाय डेलता हाथों में ब्रेड का स्लाइस पकड़े वो बाप की तरफ देखकर गोया, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात का आगाज़ कैसे करें। तुम्हारी फूफो आ रही हैं कनाडा से, तुम्हें इनको पिक करना होगा। जी, मुख्तसर सा जवाब देते वो फिर से खाने की तरफ मुतवज्जो हुआ। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई उमर। वहाँ साहब ने जांचती नज़रों से बेटे को देखा जो बेनियाज़ी दिखाते फिर से नाश्ते की तरफ मुतवज्जा था। ओह! आई एम सॉरी बाबा जान, आप कहें, मैं सुन रहा हूँ। अब की बार इसने हाथ में पकड़ा ब्रेड का स्लाइस वापस प्लेट में रखा और कुमार साहब को देखते मुकम्मल मुतवज्जा हुआ था। तुम्हारी फूफो के साथ इनकी बेटी भी है इशाल, वो पहली बार पाकिस्तान आ रही है। असल में तुम्हारी बीजान और हम चाहते हैं कि तुम्हारा और इशाल का रिश्ता तय कर दिया जाए। हर कोई घर की बच्ची है। कुमार साहब ने झांकती नज़रों से दोबारा बेटे को देखा, जैसे इस रिश्ते के लिए उमर की रजामंदी जानना चाह रहे हो। उमर पल में ही साकिन हुआ था। चेहरे के सामने अचानक इस लड़की का अक्स आया। वो मुसलसल गहरी सोचों में गुम था। कमाल साहब ने अपने बेटे को गौर से देखा और फिर सोफिया बेगम की तरफ देखा तो उन्होंने भी कंधे झुका दिए, जैसे कह रही हूँ कि मुझे भी समझ नहीं आई। इसे समझना या इसके सोचों तक रसाई हासिल करना वाकई नामुमकिन थी। इसके चेहरे पर बगैर इसकी मर्ज़ी के कोई तासुर ना आता था। वो दोनों मुसलसल अपने बेटे के चेहरे के तासुरात जानने की कोशिश कर रहे थे। उमर के चेहरे के तासुरात जानना तो पहले ही नामुमकिन था, मगर इसकी आंखें सब कुछ जवाब दे जाया करती थी। मगर इस बार आंखें भी इससे वफा निभाए हुए थीं। यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि आंखें वीरान सी हो गई थी। शायद किसी की चाह थी जो अंदर ही अंदर लाशऊरी तौर पर दिल पर कब्जा पा रही थी। क्या सोच रही हो? घर की बच्ची, ऊपर से कनाडा में रही बड़ी है, जब आएगी तो मिल भी लेना। अब की बार सोफिया बेगम ने जवाब हासिल करने की नीयत से इसे टटोला। जी, कन्फ्यूज से अंदाज में जवाब आया था। अच्छा चलो, आप नाश्ता शुरू करो। आपने भी ना बच्चे को नाश्ता ठंडा कर दिया। सोफिया बेगम उमर की खामोशी को मद्देनजर रखते माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। अरे मैंने कब कहा था बरखुरदार से कि नाश्ता करना ही छोड़ दे। कुमार साहब अभी भी जांचती नजर से बेटे को देख रहे थे। पापा मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, दुआ कीजिएगा। इतना कहते वो उठ खड़ा हुआ। अरे अरे ऐसे कैसे? नाश्ता तो खत्म करो, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है। सोफिया बेगम ने परेशानी से बेटे को देखा। माँ सच में बहुत लेट हो रहा हूँ, वहीं से कुछ खा लूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। इतना कहता उमर डाइनिंग छोड़ता बाहर की सिमत कदम तेज कदम तले में लेता भाड़ गया था। मैंने कहा था ना अभी से बात ना करें, देखा ना इसने नाश्ता भी नहीं किया, चिढ़ जाता है वो शादी की बात पर। सोफिया बेगम परेशानी से कुमार साहब को देखकर बोली, मगर चढ़ा इन्हें भी तो चढ़ा हामी भर गया था। वो हामी नहीं भरी, फरमाबरदारी दिखाएगा इसने। चेहरा नहीं देखा तुमने मेरे हीरे का? शादी की बात पर कैसे उतर गया था। मैं जानती हूँ इसे, बाहर की रहने वाली लड़कियां कतई भी पसंद नहीं है। सिर्फ बुजुर्गों के अदब एहतराम में खामोश गया। आपकी बार बीजान ने बोलना जरूरी समझा था। जो तब से चुप बैठी उमर के चेहरे को पढ़ने में लगी थी, जिसमें वो हद दर्जा कामयाब भी हुई थी। एक वो ही थी जो इसे दिल से समझती थी, वो इसकी हर रग से वाकिफ थी।
उम्र की बिन कही बातें वो समझ आया करती थी। परेशानी में बाएँ टाँग हिलाना, बात करते-करते नज़रों का ज़ाविया बदल लेना, किसी बात पे लंबी खामोशी अख्तियार कर लेना। गर्ल्स वो इसके हर अमल और इनके तमाम मतालिब से वाकिफ़ थी। सही कह रही हैं बीजान, चेहरा वाक़ई उतर गया था इसका। मेरे ख़्याल में आपको इससे पूछना चाहिए बाबा जान, किसी और को पसंद नहीं करता तो आपकी बार साद ने भी तशवीश का इज़हार किया था। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई को कोई लड़की पसंद आ जाए। वो तो नज़र उठा कर भी नहीं देखते किसी लड़की को। अब की बार हानिया ने भी बात में हिस्सा लेना मुनासिब समझा। लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा ही चक्कर लगता है। मोमिन ने भी नज़र घुमाकर सबको देखा। मोमिन के इस नए इंकशाफ पर सब चौंके। अब सब घर वाले हैरत और सवालिया नज़रों से इसे देख रहे थे। तुम्हें कैसे पता है? कुमार साहब ने माथे पर बाल डाले पूछा। भाई रात को मजनू की तरह लॉन में टहल रहे थे, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया। मोमिन ने बगैर किसी तासर के कंधे उचकाकर जवाब दिया। ये कोई पक्का सबूत नहीं है। अनम को इसकी बात पे बेतुकी मंतक पर कुव्वत हुई। हमेशा शोशे ही छोड़ना। लकी भी मोमिन की बात सुनकर चिढ़ चुका था। वो इस सब को इसकी बात को हकीकत समझ बैठे थे। इसकी हमेशा की तरह बोंगी मारने पर झुंझला गए थे, मगर इस बार वो ना दनस्ता तौर पर सही बात कह रहा था, मगर ठोस दलील ना होने के बायस किसी ने कान न धरे। मोमिन ने लकी को एक घूरी से नवाजा। अच्छा नाश्ता करें, सब देखा जाएगा। इससे वो पहला इन दोनों में बहस हो जाती, कुमार साहब ने टोका। वो जानते थे कि आप डाइनिंग पर ही लड़ पड़ेंगे, क्योंकि जिसकी मौजूदगी से इनकी सांसें अटकती थी वो तो कब का महफिल से रवाना हो चुका था। बाकी बच्चे कुमार साहब तो इन्हें इनकी औलाद पर अपना क्राइम पार्टनर मानती थी, और बेजान या अपनी माँ का तो इन पर रत्ती बराबर भी असर न था। साथ भी बच्चों को आज़ादी से जीने देने का हमायती था। तो इस लिहाज से अब अगर देखा जाए तो मिस्टर खैरूट के जाने के बाद डाइनिंग टेबल का माहौल काफ़ी खुशगवार था। ईमान ड्रेसिंग के सामने खड़ी मुंह के ज़ाविये बिगाड़ते अपने चेहरे को देख रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने दरवाजे की जानिब मुड़कर देखा, जहाँ इस पर इसकी बड़ी बहन साड़ी पहने इसके पल्लू को संभालते मुस्कुराते चेहरे के साथ ईमान की तरफ बढ़ी। बच्चों प्लीज़ कभी तो इस टेंट को उतार दिया करें। ईमान ने बेजार सा मुँह बनाए अपनी बहन को देखा, जिसके तन से साड़ी कभी जुदा नहीं होती। खबरदार जो मेरी इतनी प्यारी शिफॉन की साड़ी को टेंट का, तुम क्या जानो इसकी कीमत। तुम्हें पता है ना मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक है, मैं लगती भी इसमें बहुत प्यारी हूँ। मरियम ने इतरा कर फिर से साड़ी का पल्लू घमाया। और तुम मुझे छोड़ो, ये बताओ कि सामान कर लिया पैक सारा? जी हाँ, बस कुछ ज्वेलरी रह गई, वही सिलेक्ट कर रही हूँ, हेल्प कर दे मेरी। ईमान मसरूफ से अंदाज में बोलते सामान हैंड कैरी में डालने लगी। और जा किसके साथ रही है? शिफा के साथ जाऊंगी, बस कुछ देर में आने ही वाली है। अच्छा जल्दी आ जाना। ईमान के एमबीबीएस मुकम्मल होने की खुशी में जमाल साहब ने एक दावत का इंतजाम किया था, जिसमें इनके जानने वाले और करीबी दोस्त मौजूद थे। ईमान ने भी इसी के लिए तैयार हो रही थी। आज की महफिल की जान थी वो, इसीलिए इसे पार्लर जाना था और वहां से तैयार होकर दोस्त के साथ फंक्शन पर पहुंचना था, जो इनके घर के लॉन में ही रखा गया था। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर इसने जल्दी से अपना बैग उठाया, सीढ़ियाँ फैलांगती मेन गेट की जानिब बढ़ गई। जाते-जाते माँ को आवाज़ लगाई, ओके अम्मी मैं जा रही हूँ। ये इतना बड़ा हैंड कैरी क्यों लेकर जा रही हो साथ? आसिया बेगम ने इसके हाथ में बड़ा बैग देकर हैरानी से पूछा। सामान है इसमें मेरा बहुत सारा, मेकअप सारा अपना ही लेकर जा रही हूँ। ठीक है जल्दी आ जाना। इतना कहकर वो दोबारा किचन में मसरूफ़ होगी। हेलो स्वीटहार्ट। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही वो गाड़ी में घुस गई, जबकि पीछे खड़े मुलाजिम ने हैंड कैरी उठाकर गाड़ी की डिग्गी में डाला। चलें? शिफा ने गर्दन मोड़कर अपने दोस्त को देखा। हाँ चलो। ईमान मुस्कुराहट सजाए चेहरे पर बोली। शिफा ईमान की वाहिद दोस्त थी। बचपन से दोनों साथ रहती थी। वक्त के साथ साथ जैसे दोस्ती गहरी होती गई, वैसे ही हसद की आग भी शिफा के दिल में गहरी होती गई। न जाने क्यों वो अपनी ही दोस्त से हसद करती थी, और हसद ऐसा जो आग में जला डाले। कहते हैं हसद करने वाला खुद आग में जलता है, मगर शिफा अपने साथ अपनी जान से प्यारी दोस्त को भी जलाना चाहती थी। न जाने वो क्यों ये चाहती थी। दुनिया में कुछ लोग बगैर वजह के ही बुरे लगते हैं। शिफा का शुमार भी इन्हीं में से था। इसे बगैर किसी वजह के ईमान बुरी लगती थी, लेकिन फिर भी इसे दोस्ती कायम रखी, शायद इसे बर्बाद करने के लिए। जबकि ईमान की जानिब से कभी भी प्यार में कमी ना आई थी। वो तो थी ही ऐसी सदा की बोली, सबके दिलों को खिला देने वाली, जान लुटाने वाली, जो एक बार मोहब्बत का इजहार करता वो 100 बार इसका मान रखती। गाड़ी इस्लामाबाद के एक मशहूर पार्लर के सामने आकर रुकी थी। माँ ने गाड़ी की डिग्गी से सामान निकाला और पार्लर के अंदर चली गई। सर वो आ गई हैं। दूर खड़ी गाड़ी में दो नज़रें इसे बड़े तदब्बर से अंदर जाता देख रही। सामने से मिलने वाले जवाब पर उसने ओके कहा, गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहाँ से निकलता चला गया। ईमान तुम अपना सामान, मुझे तो आराम से तैयार हो जाओ। शफा ने बड़ी होशियारी से इसे सामान लिया और साइड पर रख दिया। हाँ ठीक है, इसमें मेरा मेकअप है, वो निकाल दो। ईमान कहती मसरूफ से अंदाज में आगे बढ़ गई थी। बात हुई है इससे कब तक आ जाएगी? आसिया बेगम बिलाल से ईमान के मुतल्लिक पूछ रही थी। जी नहीं, नंबर बन जा रहा है। बिलाल के चेहरे पर परेशानी लिए बोला। मेहमान सब आ चुके हैं, लेकिन जिसकी सेलिब्रेशन में पार्टी रखी गई थी वो अभी तक नहीं आई थी। महफिल में अब सब उसी का पूछ रहे थे कि कहाँ है वो, जबकि इजलास साहब मौके को संभालने की कोशिश कर रहे थे। सिम बन जा रही थी और शफा भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ड्राइवर को भी कॉल की, मगर उसने भी ना उठाई। लोगों की सरगोशियाँ ज़ोर पकड़ रही थी। साथ साथ आसिया बेगम के दिल की धड़कनों ने भी ज़ोर पकड़ा। कहाँ हो तुम? ईमान मुंह में बड़बड़ाती अब वो बौखला गई थी। इतने में गाड़ी हॉर्न की आवाज़ के साथ पोर्च में दाखिल हुई। शफा और ड्राइवर गाड़ी से निकले, लेकिन नज़रें जिसकी मतलाशी थी वो नजर न आई। जमाल साहब का माथा ठनका। किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। शिफा, ईमान कहाँ है? कहाँ थी तुम लोग?
कब से तुम सब पूछ रहे हैं। आसिया बेगम एक जस्ट मिस तक पहुंची थी जिसे बाजू से झंझोड़ा। आंटी वो ईमान क्या वो मरियम जो आसिया के साथ ही थी हफ्की और बेचैनी से बोली थी। इससे पहले शफा कुछ कहती जमाल साहब लंबे लंबे ढक भरते उस तक पहुंचे जो दूर से ही उसे देख अंदर आते देख चुके थे। शफा बेटी ईमान का है, वो ठीक तो है ना। वो घर के सब अफराद इस वक्त घर के लॉन के एंट्रेंस पर खड़े शफा के जवाब में तलाशी थे जो ईमान के बगैर घर में दाखिल हुई थी। जबकि तमाम मेहमानों से अमीन की नजरें भी इसी चमगटे पर थी जो शफा को घेरे खड़ा था। अंकल वो ईमान। शिफा के अंदर अंदाज से जमाल साहब को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। दिल जोरों से धड़का था। कहाँ है वो। जमाल साहब की तरफ नकूश तने जिस्म सर पड़ा था। अंकल वो भाग गई है। शिफा की बात सुनकर सबकी हवाइयाँ उड़ी। वो जो कुछ और सोचे बैठे थे कि शायद कोई हादसा हुआ है। शिफा के खिलाफ मुतवक्का बात पर सब शिश्ते रह गए। कैसे। जमाल साहब ने दांत पीसते पूछा। इनका चेहरा गजबनाक हालत तक सुर्ख हो चुका था। वो ये भी भूल गए थे कि वो किसकी बात पर यकीन करके किस पर शक कर रहे थे। इन्हें अपने वजूद में खून उबलता महसूस हुआ। अंकल मैं पार्लर में अपनी सर्विसेज ले रही थी। जब मैं फ्री होकर बाहर आई तो स्टाफ ने बताया कि वो जा चुके हैं और उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दी। शिफा ने अपने हाथ में पकड़ा लिफाफा आसिया बेगम की तरफ बढ़ा दिया। इससे पहले वो इसे लरजते हाथों के साथ आंटी बिलाल ने झपट कर लिफाफा हाथ में लिया और जल्दी से बुखराए अंदाज में से खुला और बुलंद आवाज पढ़ने लगा। शफा मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि मैं किसी को पसंद करती हूँ मगर मौका ना मिल पाया। जब तुमको ये हाथ मिलेगा तब तक मैंने कहा कर चुकी होंगी। मेरी तुमसे एक गुजारिश है कि तुम वापस हमारे घर मत जाना और ना ही किसी को फ़ोन उठाना। निकाह के बाद मैं अपने शौहर के साथ खुद ही अपने माँ बाप को मिल आऊंगी और ये बात राज रखना। शुक्रिया ईमान अहमद। हाथ पड़ते ही बिलाल के हाथ से वर्क छूटता जमीन पर गिरा था। नहीं ईमान ऐसी नहीं है। सदाम गुमसुम से अंदाज में मिनमनाते हुए बोला। सब आपने अपनी जगह जामिद थे जबकि जमाल साहब के तो हवास काम करना छोड़ चुके। तुम्हें ये हाथ किसने दिया। आसिया बेगम मशकूक नजर से शुभा को देखा। आंटी बताया ना वर्कर को देकर गई थी जब वहाँ पर जैसे कि आपने पढ़ा। इसने मुझे मना किया था कि मैं आप लोगों को ना बताऊं मगर मुझे आप लोगों की इज्जत का ख्याल था। कितने लोग जमा हैं यहाँ पर। वो तो खुद भाग गई लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा फंक्शन है। आप लोगों को मालूम होना ज़रूरी था इसलिए मैं दोस्ती को फरामोश करते एक बार आपको सच्चाई बताना ज़रूरी समझा जो जानना इनका हक था। शफा बड़ी सफाई और ढिठाई से झूठ पे झूठ बोले जा रही। शफा की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि करीब करीब मौजूद लोगों को साफ सुनाई दी और बस वहीं से आग की तरह फैलती तमाम मेहमानों तक पहुंच गई। और लोग चिम गोया कहते आहिस्ता आहिस्ता खुद ही प्रोग्राम को हैरबाद कहते घर को चले गए। मगर जाते जाते जमात साहब को अपने साथ अल्फाजों तले रोंदना ना बोले थे। इसी चीज़ का तो नाम वक्त से ज़माना है ना। लोग तमाशाई बन के तमाशा देखना अपना फ़र्ज समझते हैं बजाय किसी के जख्म पर मरहम रखने के। जिले पर तेल का काम करते हैं। यही हाल जमात साहब का था जिनका सर शर्म से झुक चुका था जबकि आसिया बेगम वही घिरने के अंदाज में बैठ गई थी। बाकी साहब भी बेयकीनी और सदमे की हालत में एक दूसरे से ही नजरें चुराते हुए वहीं पर जम गए थे। शफा भी अपना काम कहते घर को चल दी और जाते जाते एक तंज़िया अफ़सोस भरी निगाह इन सब पर डाली और मेन गेट से बाहर निकलते चले गए। ये लोग तो काफ़ी बेवकूफ़ निकले। मुझे थोड़ा जमाल साहब का डर था कि वो बुढ़ा आहर को एक जज है मामले की बारीकी तक न पहुंचे जाए मगर वो तो सबसे अहमक निकला। जल्दी भड़क उठा। चलो अच्छा हो गया हमारा काम तो हुआ ना। शफा कैब में बैठती मुसलसल फ़ोन पर किसी को होने वाली रदाद बताते हुए जा रही थी। अच्छा काम की बात करो। अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया अब तुम मेरा काम करो। सामने से आते मुतमईन जवाब पर वो फ़ोन बंद करती बैग में डालती आंखें मूंद गई थी। मजाल है जो इसे ज़रा सी भी एहसास शर्मिंदगी हो वो अपनी इस दोस्त का इज्जत का जनाजा भरी महफिल में निकाल आई थी जो इसके हर मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाए खड़ी होती थी, जो इस पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती थी, जो इसके आधे मुंह से निकली बात को मुकम्मल होने से पहले पूरा करती थी। मगर आज वो इस कदर हसद आग में जा रही थी कि बगैर कुछ सोचे समझे एक मासूम लड़की की इज्जत की धज्जियां बगैर गई, ये सोचे बगैर कि वो इसकी बहन जैसी दोस्त थी। उमर जब अपनी मीटिंग से फारिग हुआ तो नजर एक घड़ी पर टाइम देखा जो रात के 12 बजा रही थी। आज तो ज्यादा ही लेट हो गया। वो मुंह में बड़बड़ाता उठकर ऑफिस से बाहर निकला। टेक केयर सार। रऊफ ने पीछे से आवाज लगाई। उमर एक नजर रऊफ को देखकर सार हिलाता गाड़ी की जाने बढ़ गया था। रऊफ उमर का असिस्टेंट होने के बायस तब तक वहीं रुकता जब तक उमर वहां रहता था और फिर उमर के जाने के बाद ही खुद घर रवाना होता था। सर सर इससे पहले कि वो गाड़ी दौड़ा ले जाता रऊफ के साइड विंड स्क्रीन बजाने पर झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाते रुका। क्या रऊफ खैरियत। इसने साइड विंड स्क्रीन गिराई थी। सर वो मेरी गाड़ी खराब हो गया। पता नहीं क्या हो गया इसे। वो स्टार्ट ही नहीं हो रही। क्या मुझे घर छोड़ सकते हैं प्लीज़। रऊफ हमारी शर्मिंदगी के एहसास से बोला। हाँ हाँ क्यों नहीं। तुम अपनी गाड़ी की किस्त ले आओ और जाओ जो मैं छोड़ देता हूँ। वैसे भी बहुत रात हो रही है इस वक्त तो कैब का वेट भी नहीं करना चाहिए। और मैंने रऊफ को इसके घर ड्राइव किया। ये इलाका कोई खास अच्छा न था और इसके घर के इलाके से तो दूर दूर तक न मिलता था। कहाँ वो एफ सेक्टर के पोश इलाके का मकीन था और कहाँ ये इलाका था जो शायद इस्लामाबाद से हट का कोई कस्बा था। टूटी फूटी धूल उड़ाती सड़कें और रात का सन्नाटा। दूर दूर तक किसी आदमजात का नामो निशान न था। 1 घंटे में इसे घर छोड़ते अब उमर की मंजिल अपने घर की जानिब थी।
सड़क के मोड़ मुड़ते ही अचानक ठाक करके एक लड़की उसकी गाड़ी के बम्पर से बुरी तरह टकराई। ओह शिट! उमर पल में घबरा गया था। एकदम से किसी लड़की का इस सुनसान सड़क पर इसकी गाड़ी से टकराना मामूली बात ना थी। वो गाड़ी से बौखलाकर बाहर निकलता इसकी जानिब लपका, "आप ठीक हैं? आर यू ओके मिस?" बिखरे बाल, नेवी ब्लू कलर की मैक्सी पहने, नंगे पाँव वो सड़क पर अंधाधुंध दौड़ती हुई उमर की गाड़ी से जा लगी थी। बालों को चेहरे से हटाकर इसने इस शख्स की तरफ देखा जिससे हैरियत दरियाफ्त कर रहा था, मगर इसे अपना दिमाग सुन्न होता महसूस है। वह मुश्किल खुद पर काबू पाते इसने बोलने की कोशिश की, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर, मुझे बचा ले, मेरी जान को बहुत खतरा है, वो शख्स मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरी इज़्ज़त खराब करना चाहता है, प्लीज़ आप मुझे बचा लें, एक बार मेरी हेल्प कर दें। मैं वो बहुत तेज़ से बोलती जा रही थी और उमर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। ऐसा नहीं था कि वो खूबसूरत बहुत लग रही थी और उमर इसके हुस्न में गुम हो चुका था, बल्कि वो काँप इतना रही थी कि उमर को इसके टूटे अल्फाज़ समझ नहीं आ रहे थे। इसकी हालत अबतर हो चुकी थी, पूरे चेहरे पर मेकअप अब फैला हुआ था। रोने की वजह से काजल आँखों पे बहकर गाल के नीचे तक लकीर खींच गया था। पीच कलर की लिपस्टिक होंठों के बाहर फैल चुकी थी। साफ वाज़ेह था कि वो किसी मुश्किल में थी। देखिए आप रिलैक्स रहें, यू आर सेफ नाउ। बताएँ मुझे कौन है आपके पीछे? उमर ने बात करते-करते इस सिम देखा जहाँ से वो दौड़ती हुई इसकी गाड़ी से आ टकराई थी, पर वहाँ दूर-दूर तक कोई ना था, ना कोई बंदा और ना ही बंदे की वो लड़का मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरी इज़्ज़त लूटना चाहता है। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे मेरे घर जाना है प्लीज़। ओके, ओके, रिलैक्स, लंबा साँस लें, रिलैक्स, आप जाके गाड़ी में बैठे, मैं चेक करता हूँ। इतना कह के उमर आगे बढ़ने लगा कि इस लड़की ने उमर के हाथ को पूरी शिद्दत से अपने कांपते हाथों में दबोचा। नहीं जाए ना प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम चलते हैं ना यहाँ से। उमर इसकी इब्तिदात पर इसे देख कर रह गया था, मगर हाथ ना छुड़ाया। कैसे किसी अनजान लड़के का एकदम यूँ हाथ थाम लिया, वो भी सुनसान रोड पर, मगर फिर इसने सोचा कि वो शायद मुश्किल में है, इसीलिए लशऊरी तौर पर कर गई। फिर भी इसे हाथ नहीं थामना चाहिए था, इसे डर भी नहीं लगा मुझे इससे, मैं भी तो एक लड़का ही हूँ ना। अब इसके हाथ थामने पर होके ही सोचों में गुम था कि अचानक से कुछ दिमाग में क्लिक होने पर वो फिर से गहरी सोच में पड़ा, कहीं ये किसी गैंग से तो नहीं मिली मुझे ट्रैप कर रही हो। इतनी सोच जाती वो यकदम इसे अपना हाथ छुड़ाते मुकम्मल इसकी जानिब बढ़ा। वो लड़की से सवालिया नज़रों से देखने लगी। देखिए मोहतरमा, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। आपका क्या भरोसा, कौन है आप, कहाँ से हैं? मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे कैसे किसी को भी आधी रात को मुँह उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लूँ? अब उमर से सख्त तासल्ली देख रहा था। नहीं, 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 प्लीज़ ऐसा ना करें। आपको अल्लाह का वास्ता मेरी मदद करें। मेरी इज़्ज़त इस वक़्त आपके हाथ में है। नो लिफ्ट का बोर्ड देखकर वो लड़की तो जैसे फड़फड़ा उठी थी। मिन्नत करते उमर के सामने हाथ जोड़ दिए थे। देखिए इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन मैं इस अंधेरी रात में कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा। सॉरी, वो सर तासर से माज़रत करता वापस गाड़ी की जानिब बढ़ा। ऐसी हमाकत तो वो भूल कर भी नहीं कर सकता। शहर में ऐसी न्यूज़ रोज़ सुनने को मिलती थी जिनमें लोग मुख्तलिफ किस्म के झांसे देते और फिर लौट कर फरार हो जाते या मजम्मत करने पर जान से मार देते। अभी भी वो ऐसे ही किसी सिचुएशन का सोच रहे थे कि शायद सुनसान इलाका होने के बाद से कोई इसे ट्रैप कर रहा था। ऊपर से इस वक़्त इसके पास करोड़ों की गाड़ी, पैसे, महँगा फ़ोन और क्रेडिट कार्ड जैसी कीमती अशिया भी थे, और अगर ये किसी डकैत गैंग के हाथ लगता तो इनके तो फ़ौरन निहारे हो जाते। ये वजह थी कि वो मदद करने से पीछे हट गया था। खुदारा मेरी मदद करे, आपके घर में भी तो आपकी कोई बहन-बेटी इज़्ज़त तो हो गई ना, तो इसी के वास्ते मेरी मदद कर दो। अब लड़की अब रोती गिड़गिड़ाती ज़मीन पर बैठती, इसकी टाँग के गिर्द मज़बूती से बाजू डाले लिपट चुकी थी ताकि वो इससे बगैर गाड़ी तक ना जा सके। उमर को इसका जिस्म अपनी टाँगों से लग का काँपता महसूस हुआ। जब इस लड़की ने नज़रें उठाकर उमर को देखा तो इसकी आँखों में इल्तिजा थी, बेबसी थी और बेतहाशा खौफ था, जिसे उमर ने वाज़ेह महसूस किया था। इसके दिल ने दलील दी थी कि वो वाक़या ही मुसीबत में थी, जो मदद तलब नज़रों से अभी भी इसे देख रही थी। जवाब ना आते वो देख मायूसी से रुखसारों पर मोटे-मोटे आँसू बह निकले थे। इसे मुसलसल स्पाट चेहरा लिए देखते उमर ने जब इसकी आँखों में आँसू ढलकते देखे तो इसका दिल को कुछ हुआ, जिसे फ़ौरन ही वो लशों में धकेलता गोया हुआ, ठीक है, चलिए बैठे गाड़ी में। उमर मज़ीद हैरानी और परेशानी की सूरत-ए-हाल में इससे अपनी टाँग छुड़वाता गाड़ी की तरफ इशारा करते बोला, शायद इस लड़की के आंसू इसे देखे नहीं गए थे। अब की बार वो इसे मना ना कर सका क्योंकि वो इससे इसकी बहन की इज़्ज़त याद दिला चुकी थी और हानि की इज़्ज़त उमर को अपनी जान से भी प्यारी थी। इस बार से तो वो पूरा जहान वाद देता, ये तो फिर एक बेबस लड़की का वास्ता था, ऐसा इसने सोचा था, मगर हकीकत में शायद इसके आँसू पे पिघल गया था, मगर न जाने क्यों? एक सेकंड का अचानक कुछ याद आने पर उमर ने इसे हाथ के इशारे से रोका, जो इजाज़त मिलने पर इसे डालकर फ़ौरन गाड़ी की तरफ लिपकी थी। कहीं वो फिर से इरादा बदलते इसे छोड़ जाने को ना कहे। जी, और वही हुआ जिसका इसे डर था। वो एक बार फिर इसे रोक गया था। इस लड़की को ये भी डर था कि कहीं वो लोग इसे ढूँढते यहाँ ना आ निकले, इसलिए वो जल्द-जल्द यहाँ-वहाँ से निकल जाना चाहती थी। मगर वो भी इसे ले जाता तो ना इसके तो अपने ही खदशात खत्म ना होने का नाम नहीं ले रहे थे। पाँव दिखाए आपने? उमर ने गर्दन झुकाकर इसके पाँव की तरफ इशारा करते हुए देखा। जी। वो हैरान थी कि इतनी सीरियस सिचुएशन में भी इसके पाँव देखने को क्यों कह रहा है। जो कह रहा हूँ वो करे, पाँव दिखाएँ पहले। अब की बार वो कदरे ऊँची आवाज़ में बोला। उमर के संजीदा अंदाज पर इसने बगैर कुछ कहे अपने सफ़ेद शफाफ पाँव उमर के सामने कर दिए, जो इस वक्त नंगे होने के बायस बदतर हालत में थे। ठीक है, सीधे ही हैं। यही रहती हैं आप क्या? उमर ने इसे सवालिया नज़रों से साधता पैर देखा। हाल बिल्कुल भी उस इलाके में रहने वाला लग नहीं रहा था। उसकी ड्रेसिंग से अंदाज़ा लगाना आसान था कि वो किसी अच्छे इलाके की रहने वाली है।
मगर जो शक्ल इस वक़्त बिगड़ी थी, इसे देखकर वो काफ़ से कोई चुड़ैल मालूम हो रही थी। नहीं, मैं F11 में रहती हूँ। हंकारा भरते उमर ने इसे हाथ से गाड़ी में बैठने का इशारा किया। सीधे पाँव से क्या मुराद है आपकी? वो अभी तक उमर की बात कही बात में अटकी थी। पल को इससे उमर की दिमागी हालत पर शक हुआ था। कुछ नहीं, आप गाड़ी में बैठे। उमर ने फिर से अपनी ड्राइविंग सीट सँभाली थी, जबकि वो भी बराबर की फ्रंट सीट पर दबक कर बैठ गई थी। चंद पल में गाड़ी फिर से अपनी मंज़िल की जानिब रवा हो गई थी। ये पानी पिएँ। गाड़ी में पड़ी पानी की बोतल को उमर ने बगैर इस लड़की का चेहरा देखे इसकी जानिब बढ़ाया था। जी, कांपते हाथों से पानी लेकर ईमान ने बोतल मुँह को लगाई और एक ही सांस में आधी से ज़्यादा अंदर उड़ेल दी थी। क्या आप बता सकती हैं मुझे कि इस आधी रात को आप इस सड़क पर क्या कर रही थी? उमर ने तफ्तीशी नज़रों से इसकी तरफ देखा, जो पहले से कदर मुतमईन नज़र आ रही थी। मैं वो नहीं, मुझे जवाब चाहिए कि आप इस सड़क पर क्या कर रही थी? आखिर को आधी रात को आप इस सड़क पर निकली थी तो कोई आपके पीछे पड़ा था ना? अब की बार उमर ने भी लहज़ा थोड़ा सख्त किया था। अनजान लड़की थी, ना जाने कहाँ से निकली थी। ऊपर से सारे रास्ते रऊफ़ ने खौफ़नाक पिचपल पैर की कहानियाँ सुना-सुना कर ना उमर को नेगेटिव कर दिया था। अब तो यहाँ इसके ज़हन में डाकुओं का ख़्याल था, यहाँ के पिचपल पैरियों का। पिचपल पैरी मतलब चुड़ैल। जी, मैं असल में आज हमारे घर पे ना छोटी-सी सेलिब्रेशन थी। माँ ने अटक-अटक कर अपनी आप बीती सुनाना शुरू की। उमर की तवज्जो भी ड्राइविंग के साथ-साथ इसकी बातों पर भी थी। मैं अपनी दोस्त के साथ पार्लर पहुँची और इसके बाद ईमान तुम यहाँ पर बैठकर अपनी सर्विसेज़ करवाओ, तब तक मैं भी फेशियल करवा लूँ। शिफ़ा ने इसे बैठने का इशारा किया और खुद भी एक साइड पर बैठ गई। हाँ, ठीक है। दोनों ने अपनी सर्विसेज़ मुकम्मल की और गाड़ी को और बढ़ गई थी। तुम्हारी मम्मा की कॉल आई थी। मैंने उनको बता दिया कि ईमान रेडी है, थोड़ी देर में हम पहुँच जाएँगे। शिफ़ा ने गेम बनाते हुए पहला पता फेंका। अच्छा, मुझे तो कॉल नहीं की उन्होंने। ईमान को हैरत हुई थी। हाँ, कह रही थी कि तुम मेकअप करवा रही होगी तो इसलिए उन्होंने मुझे ही डायरेक्ट कॉल कर लिया। ओके, ओके। ईमान भी इसकी बात पर मुकम्मल यकीन कर बैठी थी। गाड़ी अपने रास्ते पर रवा-दवा थी। रात का वक़्त हो चुका था कि अचानक एक गाड़ी ने ओवरटेक करते इनकी गाड़ी के आगे आकर फिरती से रुकी। गैर मुतवक्का तौर पर गाड़ी सामने आने पर ड्राइवर ने एक यकदम ब्रेक लगाई, जिस पर झटका लगने से पीछे बैठे दोनों लड़कियां बमुश्किल संभली थी। आगे वाली गाड़ी से 3 आदमी निकले जिनके चेहरों पर निकाह थे। तेजी से इनकी जानिब बढ़े। दरवाज़ा खोला और ड्राइवर के माथे पर बंदूक तान दी। ड्राइवर ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश न की। कहाँ है वो लड़की? इन तीनों गुंडों में से एक वहशत भरे अंदाज में बोला। कौन सी लड़की, कौन सी लड़की? ड्राइवर ने कँपकँपाती हुई आवाज़ के साथ पूछा। ज़्यादा बन मत, वही जो मैं आज अपनी कामयाबी का जश्न मनाने को ख्वाब देखती फिर रही है। ईमान की आदत थी कि वह ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं किया करती थी, बल्कि दानाई के साथ मामले को हैंडल करने के बारे में सोचती थी। अभी भी वो यही कर रही थी कि गुंडों की बातों पर ध्यान था। इसका साथ-साथ अपने फ़ोन को ढूँढने की कोशिश कर रही थी। यकीनन इसने फ़ोन में एक ट्रैकर लगा रखा है, जिसको दबाने से इसके बड़े भाई तक नोटिफ़िकेशन जाता कि आई नीड हेल्प। ये इसने बहुत पुराना लगा रखा था और शिफ़ा को भी मालूम था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंज़ूर था। इसका फ़ोन तो पहले ही शिफ़ा छुपा चुकी थी। शिफ़ा, मेरा फ़ोन। हल्की सी सरगोशी में ईमान ने शिफ़ा की तरफ देखा था। चुप हो जाओ इससे पहले कि इनको शक पड़े कि पीछे हम भी बैठी हैं। इतना कहते शिफ़ा ने चाबुक-दस्ती से ईमान के मुँह पर रुमाल रखा। कुछ देर तो ईमान छुड़वाने की कोशिश करती रही, मगर जैसे ही दवा का असर इसके दिमाग को चढ़ रहा था, वो बेहोशी की तरफ जाने लगी थी। इसका दिमाग सुन्न हो रहा था, हर मंज़र धुंधला-सा दिखाई दे रहा था। साथ ही गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला और एक लड़का शिफ़ा को विंग करता ईमान को घसीटता हुआ बाहर निकालता लगा। अब ईमान की हालत ये थी कि वो शोर तो मचा रही थी, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कह क्या रही है। इसे अपने होश शाल होते महसूस हो रहे थे और अचानक इसकी आंखें बंद होती चली गई थी और वो होशो-हवास से फारिग हो चुकी थी। मगर आखिरी मंज़र जिसे याद था, वो इसके दोस्त का हाथ का थंब था, जिसका मतलब ग्रेट था, जो शिफ़ा ने गाड़ी की खिड़की से हाथ लहराते हुए इस लड़के को दिखाया था, जो ईमान को घसीटता हुआ लेके जा रहा था और तेज़ी से इसके पास से अपनी गाड़ी भगाती ले गई थी। ईमान ने जब हल्की-हल्की आंखें खोली तो अपने इसे अंधेरा महसूस हुआ। आँखों को बंद करके इसने फिर से खोला तो अब की बार मंज़र थोड़ा रोशन और वाज़ेह था, तो पता चला कि वो किसी अनजान जगह पर रस्सियों में जकड़ी हुई है। बाबा ईमान के मुँह से बेख्तियार सिसकी निकली। अरे! मेरी जान को होश आ गई। वो हपासे से मुस्कुराता चलता हुआ ईमान के करीब आया और गर्दन झुकाकर इसको इस्तज़ाइया नज़रों से देखा। ईमान ने अपनी आँखों को झपकते गौर से इसके चेहरे देखने की कोशिश की। सर पर लगी लाइट की वजह से वो इसका चेहरा बगौर देख नहीं पा रही थी। क्या वो इतनी जल्दी भूल गई, या मैं याद कराऊँ? करवा ही देता हूँ, तंज़ करता बोला। अब नवाज़ी की रवाद दोहराने लगा। ईमान अहमद जमाल, मैं साथ दुरानी तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहने लगा हूँ। क्या तुम इस बनी महफ़िल में मेरा हाथ थामोगी? मेरी ज़िंदगी की हमसफ़र बनने के लिए रज़ामंद होगी? अल्फ़ाज़ थे या पिघला हुआ शीशा जो ईमान की गालों में ढेल दिया गया था। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तुम इसका बदला लेने आए हो मुझसे। ईमान की रूह सही मानों में फना हुई थी। वो जिसे पहले ही डर रहता था, इसे अंदाज़ा था कि साथ दुरानी इसे माफ़ नहीं करेगा, मगर काफ़ी अरसा गुज़र जाने के बाद अब वो मुतमईन थी कि शायद वो कुछ नहीं करेगा, मगर वो गलत थी। नहीं मेरी जान, मैं कहाँ बदला लेने आया हूँ मैं तुमसे। तुम आई हो ना मेरे पास, हम एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तुम्हें नहीं पता? अब तो हमारा निकाह है, इसके बाद हमें तुम्हारे घर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने भी जाना है। साथ में इसका मज़ाक उड़ाते कहा।
बकवास मत करो और खोलो। मुझे तुम जैसे गंदे शख्स से यही उम्मीद की जा सकती है कि सही फैसला था जो मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया। क्या थूकती हूँ मैं तुम पे? ईमान इसकी बेहुदा सोच पर सुलग गई थी और शायद ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसका इतना कहना था कि साथ दुरानी को गुस्सा आ गया। इसने झटके से ईमान के बालों को पीछे से खींचकर इसकी गर्दन को ऊंचा किया। यहाँ देखो मेरी आंखों में, देखो। वो गुस्से से गिरा। ईमान ने हकारे भरी निगाह इसकी तरफ देखा। आज के बाद मैं तुम्हें वो बना दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम मुझ पर क्या थूकोगे? यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारे घर वाले तुम पर थूकेंगे। दुनिया का हर फर्द थूकेगा तुम पर। सिर्फ 3 घंटे तुम्हारी जिंदगी के, ये 3 घंटे तुम पर भारी पड़ने वाले। ईमान अहमद जमाल, क्या कहा था तुमने? तुम्हें अपने इस नाम की लाज रखनी है, इसकी इज्जत की लाज रखनी है तो रखो फिर लाज। इसकी बातें सुनते ईमान का दिमाग सुन्न होने को था। वो रस्सी खोलने की भरपूर कोशिश करने लगी, मगर नासूद क्यों जोर लगा रही हो इतना? ये नहीं खुलेगी यार, बहुत टाइट बांधी है। नहीं खुलेगी, बता रहा हूँ, नहीं खुलेगी। ईमान को बार बार जोर लगाता देखा साद ने इसकी हालत से महसूस होते हुए बोला, तुम्हें खुदा का वास्ता है साथ, मुझे जाने दो। मेरे घर पे पार्टी हो रही है, सब लोग जमा है, मेरा इंतजार करें। देखो तुम्हारा जो भी मसला है हम बैठकर डिस्कस कर लेंगे। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आ सकते हो। मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज़ इस वक्त मुझे जाने दे। माँ ने परेशानी से नाम होते लहजे में से इल्तजाइए कहा, मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ़ लगता हूँ? तुम क्या समझती हो मुझे अब तुमसे शादी करनी है? नहीं, तुमसे बेहतर तो लाखों रोज़ मेरे बिस्तर पर एक कॉल करने से आ जाती हैं। मुझे तो सिर्फ इस थप्पड़ का बदला लेना है जो तुमने बड़ी महफिल में मेरे मुंह पर मारा था, सिर्फ इस अपनी इज्जत के लिए, जिसका मैं 2 कौड़ी का कर दूंगा। इसने दांत पीसते 2 कौड़ी पर जोर देते कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, है ना? ईमान ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। ओहो, तो चलो ये गलत फहमी भी दूर कर देते। इतना कहते साथ ने फोन पर नंबर मिलाते किसी को कॉल मिलाई। 1-2 बैल के बाद ही उठा ली गई थी। हाँ, कम हो गया? साद ने ईमान को देखते हुए फ़ोन पर पूछा और फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज़ में जवाब, हाँ, हो गया। अरे मैं तो समझी थी कि बुड्ढा थोड़ा सियाना है, आहर को जात जाए तो बात की तह तक ना पहुँच जाए या कुछ खोजने की कोशिश ना करे। यार मगर वो तो सबसे अहमद निकला। सबसे पहले ईमान पर भड़का ही वही था। कहता है कि हड्डियाँ तोड़ कर रख देगा, इसके कुत्तों को खिला देगा। मगर काम हो गया, हर कोई अपनी जगह जम गया था। शक्लें देखने वाली थी बेचारों की। जब मैं वहाँ से निकली इन बेचारों पर तो आसमान टूटा ना। चलो तुम्हारा काम हो गया, मेरा भी काम का। तो हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें भी ज़रूर खुश किया जाएगा। पूरा 1 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया गया है। चेक कर लेना। साथ रानी ने फ़ोन पर बोलती इशाल से कहा। ईमान इशाल की आवाज़ पहचान गई थी। वो ठहरी सदा की बोली, इशाल, इशाल मेरी हेल्प करो प्लीज़। देखो ना, ये सब ना करो। तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें जो चाहिए होगा मुझसे ले लेना। ईमान रोती धोती आवाज़ में कहती बेबस की इंतहा पर थी। यार इसके मुँह में रुमाल ठूसो, इसकी आवाज़ मेरे कानों में बज गई। इतना कहते ही इशाल और साद ने कहकर लगाया और फ़ोन बंद कर दिया। सॉरी, इशाल की जगह यहाँ पे शिफा था। साद और रानी अब ईमान की हालत पर मसनूई बेचारगी से ज़्यादा इसके करीब आया था। लो भाई, दोस्त तुम्हारी तो कह रही है कि तुम्हारे मुँह में रुमाल ठूसूँ। साद ने ईमान की बेबसी का मज़ाक उड़ाते कहा, ठूस दूँ या ऐसे ही खामोश हो जाओगे? तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मेरे पापा ऐसा नहीं कह सकते। मैं जानती हूँ अपने पापा को, वो मुझ पर यकीन करते। ईमान की आवाज़ अब काँप रही थी। अच्छा जी, चलो फिर 2 घंटे इंतज़ार कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। फिर देख लेते हैं कि तुम्हारे पापा तुम पे यकीन करते हैं। साधुरानी ने ईमान को देखा मुस्कुराते कहा, यू नो व्हाट, मैंने तुम्हारे बाप की दुखती रग पे हाथ रखा है। बहुत सोच समझ कर मैंने ये कदम उठाया है। जानती हो मैं तुम्हें अभी इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप की सोच को जानता हूँ। नहीं अपनाएगा वो तुम्हें। लिखवा लो मुझसे। तुम्हें दुनिया की गलीज तरीन लड़की ना कहा तो मेरा नाम बदल देना। साधुरानी ने दांत पीसते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें क्या लगता है मैं डरती हूँ तुमसे? ना पहले डरती थी, ना मैं अब डरती हूँ। देख लूंगी मैं तुम्हें। हाथ खोलो मेरे। ईमान भी गुस्से में चलाई थी। आखिर कहाँ से बर्दाश्त था इसके बाप के बारे में कोई ऐसा सोचे? ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका बाप इसे इस तरह के अलकाब से नवाजता? हाँ, हाँ, हाँ। देखो डार्लिंग, अब तुम एक और जुनून को हवा दे रही हो कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। अगर ये जुनून जाग गया ना कि तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, जो तुम वैसे भी नहीं रहोगी। साथ रानी ने आखिरी बात सर्दो सपाट लहजे में ईमान को देखते कही, जैसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। 2 घंटे इंतजार करो डार्लिंग, सी यू सून। वो आंख पिंक करता ईमान के गाल थपकता लंबे लंबे डाक बता वहां से निकलता चला गया। ईमान ने बेबसी से सार को पीछे की तरफ गिरा लिया और खामोश हो गई। इसके अलावा इसके पास कोई चारा भी नहीं था। 1 घंटे बाद वो कमरे में दाखिल हुआ और आगे बढ़ते ईमान के हाथ की रस्सी खोल दी थी। जाओ तुम आज़ाद हो, जाओ शाबाश। घर जो इंतजार कर रहे हैं सब तुम्हारे। ईमान हैरत से आंखें फाड़े साथ दुरानी को देख रही जिसने वाकई ही इसे आज़ाद कर दिया था। हाँ, जाओ जाओ गुड़िया, शाओ शाबाश। साथ दुरानी ने शेरी लहजे में कहते ईमान को कंधे से पकड़कर जोरदार धक्का दिया तो वो अपना वजन बरकरार न रखती कोई कमरे के दरवाजे से जा बजी थी। निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। हाँ, मेरी एक बात दिमाग में बिठा लो, अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपना लिया तो मैं तुम्हें जिंदगी में अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा, और अगर इसने तुम्हें निकाल दिया तो तुम मेरे रहमो करम पर हो। मर कर भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। नाउ गेट लॉस्ट। आपकी बाबा दहाड़ा। इसका इतना कहना था कि ईमान को कुछ और ना सूझी ना आओ देखा ना था, वो अंधाधुंध भागती चली गई थी। इसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ भाग रही है, मगर वो भागती जा रही थी। नंगे पाँव होने की वजह से टूटी फूटी सड़क की बजरी इसके पाँव में खुपती चली गई।
मगर किससे बर्बाद थी? इसे तो अपने घर जाना था, अपने बाबा के पास जो इसके लिए परेशान थे। शायद ये मान भी टूटने ही वाला था कि अंधाधुंध भाग के अपने मुँह से मेकअप को हाथों के पूछे रगड़ती हुई मुसलसल रो रही थी। इसे इस काली रात में अंधेरी सड़कों से खौफ महसूस हो रहा था। वो जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी, मगर घर कहाँ था और वो कहाँ थी ये तो इसे खुद भी मालूम ना था। गली का मोड़ मुड़ते एक बड़ी-सी गाड़ी से बुरी तरह टकराते बची नज़र उठा कर देखा तो जैसे कोई फरिश्ता मिल गया हो। ये ना सोचा कि हो सकता है कि सुनसान रात में भी कोई दरिंदा हो जो इसका फ़ायदा उठा ले, बस मदद के लिए पुकार दे दी। हाँ, मगर वो फरिश्ता ही तो था जिसकी मदद को वहाँ आया था। वो उमर अहमद कमाल था जिसकी दादी से पूरे ख़ानदान का हीरा मानती थी। वो जिस्म का भूखा जानवर नहीं था, बल्कि वो तो मुहाफ़िज़ था। जहाँ से ख़वातीन का गुज़र होता वो नज़र झुका लेता। जब तक आज तक उसने कभी किसी लड़की को मैली तो क्या वैसे भी सरसरी नज़र उठाकर भी ना देखा था। मगर ईमान घर से बाहर वो पहली लड़की थी जिसे इसने नज़र भर के देखा था। खुद पर बीती दास्तान सुनाते ईमान की अब हिचकी बन गई थी। वो रोए जा रही थी। इसे रोना साथ दुरानी की हरकत पर इतना नहीं आ रहा था जितना इसे रोना शफ़ा की बात पे आ रहा था। इसके बाबा ने बोला कि वो इसके टुकड़े कर देंगे। इस पूरी वारदात को सरसरी सुनाते हुए अब रोए जा रही थी। उमर ने सामने पड़े डैशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स से उठाकर इसकी तरफ पूरा बढ़ा दिया। ले मुँह साफ कर लें अपना, रोना बंद करें शाबाश। बस हम थोड़ी देर में आपके घर पहुँच जाएँगे। वैसे नाम क्या है आपका? उमर ने माहौल को नॉर्मल करने के लिए बातचीत शुरू कर दी थी। अब इसे कुछ-कुछ यकीन हो चला था कि वो लड़की सच में मुश्किल में थी, जो इसकी आँखों से बहुत पहले अंदाज़ा कर चुका था। दिल भी मान चुका था, बस तमाम दलाइल का मुतमनी था। मेरा नाम ईमान है। ईमान ने हिचकी भरते टिश्यू से नाक रगड़ते कहा। इसके इस अंदाज पर उमर को कोफत होती। वो तो बिला का नफासा पसंद था। इससे दूसरों की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती थी, मगर ज़िद कर गया। वाह भई! नाम तो बहुत अच्छा है। अब जल्दी से मेकअप रिमूव करें ताकि सबको पता चले कि शक्ल कैसी है। वरना यकीनी बात है कि मैं आपको कोई पिछल पैरी ही समझूँगा। उमर ने संजीदा चेहरा लिए बात को मज़ाक का रंग दिया। अगर इसका ये अंदाज़ इसके घर वाले देख लेते तो सदमे से बेहोश हो जाते। आखिर को वो कब ऐसा था? वो तो संजीदा भी कभी मज़ाक की बात नहीं करता था। अब जाने से क्या हो गया था जो इसे खुद भी मालूम नहीं हो रहा था। वो इस वक़्त अपने मिज़ाज से बिल्कुल हट कर लग रहा था। सबसे पहले इसने इस लड़की को लिफ्ट दी, जो कि मोजज़े से कम ना था, बल्कि सिर्फ़ लिफ्ट नहीं दी, भरपूर नज़रों से इसे देखा भी था। ये भी पहली बार था। और अब वो इस तरह से मज़ाक कर रहा था। ये अलग बात थी कि चेहरा इतना बेतासर था कि सामने वाले को मज़ाक भी संजीदा लगा। पिछल पैरी? ईमान ने सवालिया नज़रों से उमर की जानिब देखा था। हाँ, मेरा मैनेजर है, मैं इसी को ड्रॉप करने यहाँ आया था। और रास्ते में वो मुझे भूतों-प्रेतों की कहानियाँ सुनाता रहा। इस इलाके में इसके बकौल काफ़ी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे अपने पैर दिखाएँ, क्योंकि मुझे शक था कि आप कहीं पिछल पैरी हैं। उमर की बात सुनकर ईमान का रंधा हुआ कैका हवा में बुलंद हुआ। उमर ने सड़क से नज़रें हटाकर इस छल-परी को देखा, जो हँसी तो अपने दुःख भरी हुई आवाज़ में थी, मगर क्या सहर था इस आवाज़ में जो खुद ना समझ पाया था। इसकी हँसी पर उमर भी मद्दम सा मुस्काया, जिसे वह मुश्किल ही कोई पहचान सकता था। वो मुस्कुराया था, या शायद गुमान हो सकता था। परेशान मत हो, ज़रूरी नहीं है जो आपके दोस्त कह रहे हैं वही सच हो। उमर ने न जाने क्यों इसे दिलासा देना चाहा। मुझे यकीन है वो लोग झूठ बोल रहे थे, मेरे बाबा ऐसा नहीं कह सकते, मैं जानती हूँ इन्हें, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब की बार ईमान भी थोड़ा ट्रॉमा से बाहर आने लगी थी। इसे उमर की कंपनी अच्छी लग रही थी। वो लाशौरी तौर पर पुरसुकून हो रही थी। आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? ईमान ने झिझकते हुए विंड स्क्रीन के पार देखते हुए उमर से पहला सवाल किया। मैं उमर ने अचानक से चौंक कर ईमान को देखा। शायद वो ये सवाल उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फिर ठहर बोला, मेरा नाम उमर अहमद है और मैं एक ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर हूँ। अपना शोरूम है मेरा गाड़ियों का। ओह! तो आप गाड़ियाँ डिज़ाइन करते हैं, इंटरेस्टिंग। ईमान इसकी बात पर उमर ने स्क्रीन से नज़रें हटाकर एक पल को गौर से देखा था। कितना मासूम चेहरा, पुरनूर, ला हौला वला अपने दिमाग में आते ख़्याल को फ़ौरन से झटका था। और कितना वक़्त लगेगा? मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मैंने परेशान से रास्ते को देखते पूछा, जो अभी भी वीरान मालूम हो रहा था। अभी वक़्त लगेगा थोड़ा-सा, ये इलाका शहर से थोड़ा दूर है। मैंने संजीदा अंदाज़ में जवाब दिया, आप ऐसा करें घर कॉल करें। उन्होंने मशवरा दिया, मेरे पास फ़ोन नहीं है। माँ ने रोना-सा मुँह बनाकर कहा, तो आप मेरा ले लें। उमर ने डैशबोर्ड से अपना फ़ोन उठाकर उसके हाथ में दिया। लें प्लीज़, यू कैन यूज़ इट। ईमान के घूर के देखने पर ईमान बोला था। ईमान ने फ़ोन लेते साथ जल्दी से एक नंबर डायल किया। इसके कँपकँपाते हाथों की लर्ज़िश को उमर ने साफ़ महसूस किया था। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज़ नॉट आंसरिंग। दूसरी जानिब से मिलने वाले जवान पर ईमान मज़ीद परेशान हुई थी। क्या हुआ? उमर ने ईमान की बुझी रंगत को देखकर सवाल किया था। नो आंसर। ईमान ने उमर को देखकर मद्दम आवाज़ में जवाब दिया। इट्स ओके, दोबारा ट्राई कर लें, शायद अननोन नंबर है इसलिए नहीं उठाया हो। ईमान ने उमर के कहने पर दोबारा कॉल की थी, लेकिन जवाब नहीं उठा रही। ईमान ने बेचैनी से उमर को देखते कहा, इट्स ओके, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेंगे। उमर ने फिर ईमान को फिर से तसल्ली दी थी। इतने में उमर के फ़ोन पर पहल हुई, भाई की कॉल है। ईमान ने बेचैनी से पूछा। उमर ने फ़ोन की स्क्रीन देखते हुए जवाब दिया, नहीं, और साथ ही फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम माँ, कहाँ हो? वक़्त देख रही हो बेटा? कितनी बार बोला है टाइम पर घर आया करो, मगर मजाल है कि तुम मेरी सुन लो बात। खाना ठंडा हो गया, कब से इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी सब भी कब के खा चुके हैं। तुम्हें पता है ना, बीजान को मालूम हुआ कि तुम घर नहीं आए हो तो परेशान होगी वो। सोफिया बेगम ने एक ही सांस में सब कह डाला।
माँ आप खाना रख दें और सो जाएँ, मैं लेट आऊँगा, दोस्त के साथ हूँ और परेशान नहीं हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। उमर ने सोफिया बेगम को तसल्ली से कहा। फ़ोन गाड़ी के ब्लूटूथ से मुंसलिक होने की वजह से ईमान ने भी सारी बात सुन ली थी और वो हल्का-सा मुस्कुरा दी। ओके माँ, ख़्याल रखिएगा अपना, मैं आ जाऊँगा, आप परेशान नहीं हो और सो जाएँ, मैंने प्यार से कहा और फ़ोन काट दिया था। आपकी अम्मी काफ़ी स्वीट हैं। ईमान ने उमर को मुस्कुरा कर देखते कहा, हाँ, वो तो हैं। उमर ने भी बात से इत्तेफ़ाक करते हुए सर में हिला दिया था। हाल में तमाम लोग अपनी-अपनी जगह से आके बैठे थे। फंक्शन में मौजूद सारे मेहमान एक नई कहानी लेकर वहाँ से रुखसत हो गए थे, जो अब हर घर में गूंजी जानी थी कि जमाल की बेटी भाग गई, भरी महफ़िल में बाप के मुँह पर कालिक मिलकर गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा था या शायद किसी को अब बोलने के लिए अल्फ़ाज़ ही ना बचे थे। मैं अब भी नहीं मानता इस बात को, मुझे नहीं यकीन आ रहा कि हमारी ईमान ऐसा कर सकती है। बस कर दो सद्दाम, तुम्हें अब भी लगता है कि वो सच्ची है? रात का 1 बज रहा है, वो अभी तक वापस नहीं लौटी। सच तो ये है कि वो हमारे मुँह पर कालिक माल चुकी है। मरियम ने नफ़रत भरे लहजे में कहते साफ़ कोई से काम लिया। जमाल साहब ने मरियम की भाग जाने वाली बात पर दाँत पीसे जैसे दाँतों तले ईमान हो। अगर इससे कोई पसंद होता तो वो यकीनी बात थी कि बाबा जान को बताती। हमारी ईमान ऐसी नहीं है। मैं अब भी कहूँगा कि वो ऐसी नहीं है। आपकी बात सदान ने इस सख्त लहजे में सबको देखते कहा। वो जो सर झुकाए बैठे खामोश थे। तुम कहना क्या चाह रहे हो? अब की बार बिलाल ने सवालिया नज़रों से सद्दाम को देखा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसे भागना होता तो वो 5 साल इंग्लैंड रही है, वापस ना आती, वहीं से भाग जाती या वहीं पर ही शादी कर लेती। वो यकीनन किसी मुश्किल में। सद्दाम ने घर वालों को वज़ाहत देना चाहिए, जो लड़की आधी रात के घर से बाहर रहे, हुआ वो किसी मुश्किल में हो या मर्ज़ी से हो। इसे ये माशरा कबूल नहीं करता और ना मैं करूँगा। जमाल साहब ने अपनी आखिरी बात पर ज़ोर देते हुए कहा। जमाल साहब की इस बात पर सबके चेहरों की रंगत बदली। अम्मी, मरियम ने सवालिया नज़रों से मौका पुकारा, जिसे सुनना चाह रही हो कि वो क्या चाहती हैं? क्या वो इनको ये फ़ैसला गवारा था? तुम लोगों के अबू बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस फ़ैसले में इनके साथ हूँ। आसिया बेगम ने स्पाट लहजे में एक नज़र साहब पर डालते कहा। इन दोनों की इस बात पर हाल में दोबारा खामोशी छा गई थी। फ़ैसला हतमी था कि अब अगर ईमान दूध की धुल का भी आ जाती या मुकम्मल पाक दामन ही क्यों ना हो, इसके नसीब में धर-धर की ठोकरें ही लिख दी गई थी। बिलाल, चौकीदार से कह दो अगर वो अब दरवाजे पर आए तो इससे कह दे कि वो इन्हें नहीं जानता, बल्कि इस घर में कोई मौजूद फ़र्द इसे नहीं जानता। हमारे लिए वो कभी थी ही नहीं, वापस लौट जाए, यहाँ से आई थी। कितनी सफाकियत लहजे में। अगर कोई अपना कह दे कि वो मेरे लिए आज से मर गया तो फिर काबिले सब्र बात है, क्योंकि मरना ही तो एक हर एक को है ना। मरने से खून के ताल्लुक ख़त्म नहीं हुआ करते और अगर ये कह दे कि वो मेरा कभी था ही नहीं तो इससे ज़्यादा तकलीफ़ तो कोई बात ना होगी कि आपका अपना आपसे अपने खून का ताल्लुक ख़त्म कर रहा है। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि इससे कोई जायज़ खून का रिश्ता भी है या कभी था, वो आप अपने आप को भरी दुनिया में अकेला कर दे तो इससे बड़ी ज़्यादती क्या होगी। ये था जमात साहब का इंसाफ जो वो कायम किया करते थे। आखिर को मुल्ज़िम को भी एक बार सफाई देने का मौका मिलता है, मगर ईमान से तो वो भी हक छीनना जा रहा था। जमात साहब को इतना कहते ही अपने रूम की तरफ बढ़ दिए थे। आसिया बेगम भी लापरवाही दिखाती इनके पीछे चल दी थी। इनकी भी ममता ज़रा ना जागी थी, ना दिल ने दलील दी कि इनकी बेटी ऐसी नहीं है या इनकी तरबियत तो ऐसी ना थी, या शायद बात ईमान के नसीब पर आकर रुकी, जो मोड़ लेने वाला था। जमात साहब के जाते ही सब अपने-अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। माँ सिवाय सद्दाम के, वो भी सोफ़े पर जामिद बैठा किसी गैर मर्ई नुक्ते को देख रहा था या जमात साहब की गई बातों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। क्या एक बाप का इतना प्यार इतना ही था या इसे अपनी औलाद पर भरोसा ना था? इसे ज़माने की ज़्यादा फ़िक्र थी। आखिर क्या सोच कर बाबा ने ये फ़ैसला दिया था? वो बस सोच कर रह गया था। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड होपफुली आपको नॉवल के पसंद आई। देखते हैं फिर आगे ईमान के साथ क्या होता है। क्या वाक़ई उसका बाप उसे छोड़ देगा? और साथ दुरानी उसने क्या कहा था? उसने तो ये कहा था ना कि अगर तुम्हारा बाप तुम्हें ठुकरा देगा, तो फिर वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो क्या होने वाला है ईमान की ज़िंदगी में आगे? क्या जानते हैं? क्या वाक़ई उसके घर वाले उस पे यकीन नहीं करेंगे? उसे वाक़ई छोड़ देंगे? वो दर-दर की ठोकरें खाएगी? वो कैसे सर्वाइव करेगी आगे? तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अगर आपको एपिसोड पसंद आए, नॉवल पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसी लगी है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इससे नेक्स्ट एपिसोड्स और भी धमाकेदार होने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।